नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके बीच लेके आए हैं कक्षा 12 सामान्य हिंदी का एक वायरल बोर्ड पेपर लेके आए हैं। ठीक इसी पैटर्न के आधार पर ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड पेपर 18 फरवरी को देखने को मिलेगा आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस पेपर के संपूर्ण प्रश्न को हम आपको हल करके बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ अनुक्रमांक दिया गया है। आप यहाँ अपना रोल नंबर अनुक्रमांक भरेंगे और इस अनुक्रमांक के नीचे यहाँ नाम आप अपना लिखेंगे, नेम अपना नाम लिखेंगे। और इसमें मुद्रित पृष्ठों की संख्या 8 है और विषय कोड 102 है और प्रश्न पत्र कोड 302 DH है। 2026 सामान्य हिंदी का यह पेपर है। और इसके आगे देखिए, समय इसका 3 घंटे 15 मिनट है। पूर्णांक 100 अंक का है, यानी यह जो पेपर है सामान्य हिंदी का यह 100 अंक का पेपर है। और निर्देश इसमें 2 हैं। पहला निर्देश है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि जो परीक्षार्थी है जो पेपर दे रहा है उसको 15 मिनट दिया रहेगा सिर्फ पेपर पढ़ने के लिए। और दूसरा निर्देश है इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना आपको अनिवार्य है। यानी यह जो पेपर है इसमें 2 खंड में विभाजित रहेगा। यह पेपर 2 खंड में विभाजित रहेगा। पहला है खंड क और दूसरा है खंड ख, और दोनों खंडों के प्रश्न के उत्तर आपको देना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न। तो देखिए, यहाँ से आपका खंड का स्टार्ट हो जाता है पूछना, और खंड क में आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और खंड ख में भी 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से मिला के 100 अंक हो जाते हैं। और खंड क में आपके 10 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें में से 5 हिंदी गद्य से और 5 हिंदी काव्य से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी गद्य से 5 प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 का है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा हम उसको बताएंगे। तो आपका है आत्मकथा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, आत्मकथा। और इसके लेखक कौन है, तो अमृत राय जी हैं। इसको अमृत राय जी लिखे हैं। और देखिए, जब दूसरा जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर ख है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। तो आपके हैं राहुल साकृत्यायन जी। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके आगे देखिए, प्रश्न नंबर ग है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है। तो आपका है सुनीता। सुनीता जो रचना है वह जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित है, जैनेन्द्र द्वारा लिखित है। और इसके आगे देखिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर घ है, ब्राह्मण पत्र का संपादन किया या ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया था, वह आपके प्रताप नारायण मिश्र जी किए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा राइट आंसर। और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर अंग है, चिंतामणि रचना के लेखक हैं। तो ये आपके कौन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं चिंतामणि रचना के लेखक। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाता है। और चिंतामणि रचना जो है यह गद्य की कौन सी विधा है, तो आपका निबंध विधा है। तो ये रहे आपका हिंदी गद्य से 5 प्रश्न रहा। अब इसके आगे हम लोग हिंदी पद्य से 5 प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हिंदी पद्य से 5 प्रश्न। तो देखिए, प्रश्न नंबर 2 का है और ये पद्य का पहला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो आपकी कौन सी है, वैदेही वनवास। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। कामायनी एक महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी की। और जयशंकर प्रसाद जी कई रचनाएं लिखे हैं, जैसे हो गया झरना, लहर, प्रेम, पथिक, आंसू आदि जैसी रचनाएं, आदि जैसी काव्य रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। और जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। बाकी कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक जी की रचना है। प्रेम माधुरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। और वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अब देखिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ख है, सरोज स्मृत कविता के रचनाकार हैं। तो आपके कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी सरोज स्मृत कविता के रचनाकार हैं। तो दूसरा इसका जो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और
बाकी देखिए जयशंकर प्रसाद जी तो छायावाद के प्रवर्तक हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी छायावाद के प्रवर्तक हैं, सुमित्रानंद पंत भी छायावाद के प्रवर्तक हैं, महादेवी वर्मा जी भी छायावाद की कवित्री हैं। तो इस प्रकार से चारों ऑप्शन ही छायावाद के मतलब हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब इसके आगे देखिए, तो प्रश्न नंबर ग आपसे पूछा गया है, उपमान मैले हो गए हैं किसकी काव्य पंक्ति है। तो उपमान मैले हो गए किसकी काव्य पंक्ति है, अज्ञे जी की है। अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, अज्ञे जी का पूरा नाम है। और आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है कि अज्ञे जी का पूरा नाम लिखिए, तो आपको इसी प्रकार से लिख देना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो इस प्रकार से उपमान मैले हो गए किसकी काव्य पंक्ति है, अज्ञे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चौथा हो जाएगा अज्ञे। और अगला प्रश्न है देखिए, प्रश्न नंबर घ है, एकांतवासी योगी किसकी रचना है। तो आपका है श्रीधर पाठक का, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर अंग है, दीपदान नामक रचना है। तो दीपदान जो रचना है वह गद्य की कौन सी विधा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो दीपदान नामक जो रचना है वह गद्य की एकांकी विधा है, एकांकी विधा है दीपदान नामक रचना। और तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा एकांकी। तो ये हो गया आपका हिंदी पद्य से भी 5 प्रश्न। इस प्रकार से हिंदी गद्य और हिंदी पद्य से मिला के 10 प्रश्न हो जाते हैं। और एक प्रश्न आपका 1 अंक का रहेगा। देखिए एक प्रश्न आपका 1 अंक का रहेगा। और तो ये रहा। अब आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं। तो देखिए इसके आगे देखिए, यहाँ से प्रश्न नंबर 3 शुरू हो जाता है, प्रश्न नंबर 3। और प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं क्या पूछा गया है। तो दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और आपको 10 अंक मिलेंगे। यानी यहाँ से आपको गद्यांश पूछा जाएगा और गद्यांश रहेगा और इसमें 5 प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा और कुल मिला के 10 अंक होंगे। तो चलिए देखते हैं। इस प्रकार से आपको गद्यांश दिया रहेगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, गद्यांश पढ़ लेना है। पढ़ने से यह लाभ होता है कि आपको पता चल जाएगा कि यह गद्यांश किस चैप्टर से दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, साहित्य कला नित्य गीत आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह विविध रूपों में साकार होता है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, पढ़ लेना है गद्यांश। और मैं आपको बता दूं तो यह राष्ट्र का स्वरूप पाठ से यह गद्यांश दिया गया है। और इसके लेखक जो हैं वे आपके कौन हैं, तो वे आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। और एक चीज और आपको बता दूं कि अगर आपको गद्यांश पकड़ना है, किसी भी पाठ से अगर आपको गद्यांश पकड़ना है तो उसके मुख्य शब्द को आपको पकड़ना होगा। जैसे देखिए, ये राष्ट्र के स्वरूप में आपका राष्ट्र एक मुख्य शब्द हो गया, जन हो गया, आमोद प्रमोद हो गया। तो इसी प्रकार से आपको प्रमुख मुख्य शब्द को पकड़कर उसको आपको लिख लेना है। लिखने के बाद उसको बार बार आपको पढ़ना है। जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको वह याद हो जाएगा, उससे आप गद्यांश पकड़ सकते हैं। तो एक प्रकार से यह ट्रिक है, आप इसी के जरिए आप पकड़ सकते हैं। तो देखिए राष्ट्र का स्वरूप पाठ से है। और अब देखिए इसके नीचे प्रश्न दिया गया है। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी ऊपर ये जो गद्यांश आपको दिखाई दे रहा है इसका आपको संदर्भ लिख देना है। तो संदर्भ आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। आपको हेडिंग डाल देना है संदर्भ है। आपको हेडिंग इस प्रकार से संदर्भ डाल देना है। डालने के बाद आपको लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित राष्ट्र का स्वरूप पाठ शीर्षक से उद्धृत किया गया है या अवतरित किया गया है। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इस प्रकार से आपको संदर्भ लिख देना है। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर ख है। देखिए यहाँ प्रश्न नंबर ख है, राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भाव को किन रूपों में प्रकट करते हैं। तो देखिए यहाँ आपका उत्तर दिया गया है, साहित्य कला नित्य गीत आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन
अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। तो साहित्य कला से लेके प्रकट करते हैं, यहाँ तक आपका दूसरे प्रश्न ख का उत्तर हो जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर ग पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी जितना आपको इस रेखा में अंकित किया गया शब्द दिखाई दे रहा है इस गद्यांश में, उतने का आपको क्या करना है, व्याख्या कर देना है। तो व्याख्या आपको कुछ इस प्रकार से कर देना है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सहृदय है, अर्थात सहृदय का अर्थ होता है दयालु है, जिसके अंदर दया है, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। यानी जो राष्ट्र देश है उसके अंदर के सुंदर संस्कार को वह स्वीकार करेगा। कौन? दयालु व्यक्ति, जिसके अंदर दया है और वह स्वीकार करते हुए उससे आनंदित रहेगा, अर्थात खुश रहेगा। तो इस प्रकार से आपको व्याख्या हेडिंग डाले हुए इसमें आपको व्याख्या कर देना है। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर घ है, आंतरिक आनंद की दृष्टि से किनमें एक सूत्रता है। तो देखिए आंतरिक आनंद की दृष्टि से किनमें एक सूत्रता है, तो देखिए यही इसका उत्तर दिया गया है, मैं बता रहा हूं। देखिए यद्यपि देखिए यहाँ दिया गया है, यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। यद्यपि से लेके एक सूत्रता है, यहाँ तक आप लिख देंगे तो ये जो घ है मतलब घ का प्रश्न आपका हो जाएगा। आंतरिक आनंद की दृष्टि से किनमें एक सूत्रता है, तो यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से ये संस्कृत के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक अंदर से देखा जाए तो इनमें एक सूत्रता है, मतलब एक सूत्र में बंधे हुए हैं। तो इस प्रकार से आपको उत्तर दे देना है, आपका चौथा घ का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर अंग है, कौन सी भावना राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो कौन सी भावना राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है, तो देखिए इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है कि इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। आपका जो पांचवा प्रश्न अंग है उसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको मतलब लिख देना है। अब देखिए अब इसके आगे आपको अथवा करके दूसरा भी गद्यांश दिया रहेगा। अगर आपको पहला गद्यांश नहीं आ रहा है तो आप दूसरा गद्यांश कर सकते हैं। तो देखिए दूसरा गद्यांश आपसे क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पूछा गया है गद्यांश इस प्रकार से दिया रहेगा। सबसे पहले आपको गद्यांश पढ़ लेना है। गद्यांश पढ़ने से यह लाभ होता है कि आप पकड़ सकते हैं कि यह किस चैप्टर से गद्यांश दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले आपको पढ़ लेना है, यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। तो इस प्रकार से आपको गद्यांश पढ़ लेना है। अब देखिए ये जो आपका गद्यांश दिया गया है यह रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ से दिया गया है और इसके जो लेखक हैं वे आपके कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। तो इस प्रकार से आपको गद्यांश पहचानना है। मैं आपको बताया था कि इसमें जो मुख्य शब्द हैं उनको आपको नोट्स कर लेना है और उसको याद कर लेना है। इसी से आप गद्यांश पकड़ सकते हैं। जो पढ़े नहीं है गद्यांश उनके लिए कर रहा हूं। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है आपका, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी ऊपर दिए गए गद्यांश का आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ आपको उसी प्रकार से लिख देना है। देखिए आपको लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ से उद्धृत या अवतरित किया गया है। इसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। इस प्रकार से आपको लिख देना है। और दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी रेखा में अंकित किया गया, देखिए रेखा में अंकित किया गया, देखिए यहाँ आपका दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखा में अंकित किया गया आपको जितना शब्द दिखाई दे रहा है इतना का आपको क्या कर देना है, व्याख्या कर देना है यहाँ तक। तो आपको व्याख्या कुछ इस प्रकार से कर देना है
कि लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कहते हैं कि यह अनुभव कितना चमत्कारी है। यानी जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं वे इंदौर के नर्सिंग होम मतलब अस्पताल रॉबर्ट उसका नाम है, जो अस्पताल है उसका नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम। तो उस अस्पताल में गए थे, वहाँ 3 नर्सों को मतलब सेवा रोगियों के सेवा में लगे हुए देखकर उनमें देखकर कहते हैं कि यह अनुभव कितना चमत्कारी है, क्योंकि उनमें में से एक ऐसी नर्स थी जिनका उम्र बहुत अधिक हो गया था, बहुत ज़्यादा। तो उन्हीं को देखकर वे कह रहे हैं कि यह अनुभव कितना चमत्कारी है। यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी हैं वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यानी कि उनका उम्र इतना ज़्यादा हो गया है कि वे अपनी पीड़ा को न देखते हुए दूसरे के कष्ट को दूर करने में लगी हुई हैं। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, आपका व्याख्या हो जाएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर ग है, भिन्न भिन्न प्रांतों में भाषा में क्या अंतर देखने को मिलता है। तो आप लोग जानते हैं भिन्न भिन्न प्रांतों में भाषा में क्या अंतर देखने को मिलता है। तो भिन्न भिन्न प्रांतों में अलग अलग सी बोलियां बोली जाती हैं। जैसे आप लोग यहीं देख लीजिए, भारत में कई राज्य हैं। जैसे बिहार हो गया तो वहाँ कुछ और बोला जाता है, अवधी बोला जाता है, और उत्तर प्रदेश में खड़ी हिंदी बोला जाता है। तो ऐसे ही कई मतलब अलग देशों अलग राज्य में अलग सी भाषाएं बोली जाती हैं। उसी प्रकार से अलग देश में अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे अमेरिका में इंग्लिश बोला जाता है और वहीं भारत में हिंदी बोला जाता है, चीन में कुछ और बोला जाता है। तो इसी प्रकार से भिन्न भिन्न प्रांतों में अलग अलग सी भाषाएं बोली जाती है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर घ है, कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। तो कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। तो देखिए इसका उत्तर इसी गद्यांश में ही है, बस आपको दिमाग लगा के पकड़ना है। तो देखिए कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है, तो आपकी है जागरूक जीवन की ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है, लक्ष्यदर्शी जीवन की ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है, सेवानिरत जीवन की ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, जागरूक जीवन से लेके सेवानिरत जीवन की ज्योति तक आपको लिख देना है। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये रहा आपका घ प्रश्न का उत्तर। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर अंग है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसके मुस्कानमय जीवन का चित्रांकन किया है। तो देखिए प्रस्तुत गद्यांश यानी ये जो गद्यांश है इसमें लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने जो सबसे अधिक उम्र की नर्स हैं जिनका नाम है मदर टेरेसा, उनके मुस्कानमय जीवन का चित्रांकन किया है। किसका, मदर टेरेसा। इस प्रकार से आपको याद रखना है, मदर टेरेसा। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि उन्हीं का मुस्कानमय जीवन का चित्रांकन कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने इस गद्यांश में किया है। तो ये हो गया आपका दूसरा गद्यांश अथवा करके जो दिया था। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देना है। अब इसके आगे देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका चौथा प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 यहाँ से। और इसमें भी आपको पद्यांश दिया रहेगा, आपको पद्यांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर देने होंगे और व्याख्या करना होगा। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपको पूरे कितने अंक मिलेंगे, 10 अंक यहाँ से भी मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको पद्यांश पढ़ना है, पद्यांश है ये। सबसे पहले आपको पद्यांश पढ़ना है। पद्यांश पढ़ने के बाद तब आपको पता चलेगा कि यह किस चैप्टर से दिया गया है। तो देखिए, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो देखिए यह मैं दुख भरी नीर भरी दुख की बदरी नामक पाठ से यह दिया गया है। और इसकी कवित्री कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं। मैं नीर भरी दुख की बदरी पाठ से है ये, और महादेवी वर्मा जी इसकी कवित्री हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी जो ऊपर पद्यांश दिया गया है इसका आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ आपको हेडिंग डालने के बाद इस प्रकार से इसमें आपको संदर्भ लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड में संकलित, क्या करना है, हिंदी पद्य खंड में संकलित मैं नीर भरी दुख की बदरी नामक पाठ से उद्धृत या अवतरित किया गया है। इसकी कवियत्री कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, आपको लिख देना है संदर्भ। और देखिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए यहाँ दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर ख है,
रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी रेखा में अंकित किया गया जितना आपको पद्यांश दिखाई दे रहा है उतने का आपको क्या कर देना है, व्याख्या। तो व्याख्या आपको कुछ इस प्रकार से करना है कि माधवी वर्मा जी कहती हैं कि जिस प्रकार विस्तृत नभ पूरे आकाश में आपने बादल देखा होगा, बादल जिसे बदरी बोला जाता है, बादल देखा होगा, तो वह उस मतलब आकाश में अपना एक जगह कोई ठिकाना, एक जगह स्थित स्थान बनाकर बैठा नहीं रहता। उसी प्रकार से इस पूरे संसार में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैं भी कोई अपना एक स्थिर ठिकाना नहीं बनाया हुआ हूँ कि एक जगह ही मतलब स्थिर रहूं, इस प्रकार से मैं कोई ठिकाना नहीं बनाया हूँ। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से बदरी पूरे आसमान में आप देखते होंगे तो वह आज यहाँ है तो वह कल कहीं और रहेगा, तो उसी प्रकार से इस पूरे संसार में भी मेरा कोई स्थिर ठिकाना नहीं है, महादेवी वर्मा जी कहती हैं। तो इस प्रकार से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है। अब देखिए आपसे प्रश्न नंबर ग पूछा गया है, कवयित्री अपने जीवन की तुलना किसके साथ करती हैं? तो जो कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं वे अपने जीवन की तुलना बदरी बादल से करती हैं। बादल देखिए इस प्रकार से आपको लिख देना है, बादल बदरी से करती हैं, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब देखिए जो आपसे चौथा घ प्रश्न पूछा गया है वो आपका है, उपर्युक्त अंश में कौन सा रस है? तो इसमें करुण रस है और वियोग श्रृंगार रस है, तो इसमें आपको लिख देना है करुण रस, करुण रस और देखिए करुण रस और इसमें है वियोग श्रृंगार रस है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। इसमें करुण और वियोग श्रृंगार रस है। और इसके आगे देखिए दिया गया है, इसके आगे है प्रश्न नंबर अंग है, यह पद्यांश किस भावना को प्रकट करता है? यानी यह पद्यांश यही भावना को प्रकट करता है कि जिस प्रकार बादल बदरी पूरे आकाश में अपना कोई एक स्थित स्थान नहीं बनाता, स्थिर स्थान नहीं बनाता, ठहरता नहीं, उसी प्रकार से महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि मेरा भी इस पूरे संसार में कोई एक स्थिर ठिकाना नहीं है, तो यही भावना प्रकट करता है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर दे देना है। तो ये हो गया आपका गद्य पहला पद्यांश। अब देखिए इसके आगे देखिए तो अथवा करके इसमें भी दिया रहेगा, आपका अथवा करके दिया रहेगा। अगर आपको पहला पद्यांश नहीं आता तो आप दूसरा पद्यांश कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको पद्यांश पढ़ लेना है। पद्यांश कुछ इस प्रकार से आपको पढ़ लेना है, कोई प्यारा कुसुम कुंभला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पल्ला डाल देना उसी को, यो देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। तो इस प्रकार से आपको क्या है करना है, पद्यांश पढ़ लेना है। अब इससे आपको पता चलेगा कि यह किस चैप्टर से पद्यांश दिया गया है। तो आपका किस चैप्टर से दिया गया है, तो आपका पवन दूतिका जो चैप्टर है अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की, उससे दिया गया है गद्यांश। तो पवन दूतिका पाठ से है। अब सबसे पहले हम इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर क, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ऊपर दिए गए पद्यांश का कुछ संदर्भ लिखना है। संदर्भ आपको कुछ इस प्रकार से लिख देना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड में संकलित पवन दूतिका नामक पाठ से उद्धृत या अवतरित किया गया, या आप लिख सकते हैं लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर आपसे ख पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखा में अंकित किए गए शब्द की आपको क्या कर देना है, व्याख्या कर देना है। तो व्याख्या आपको कुछ इस प्रकार से कर देना है कि राधा जो राधिका हैं, खिन्ना जिसे बोला जाता है, वे पवन को दूत बनाकर उनसे कह रहे हैं कि यो देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला। हे पवन तुम जाके श्री कृष्ण से ये बता देना कि फूल जैसी एक बाला स्त्री मलिन हो गई हैं, बहुत मलिन हो गई हैं और वे आपके कमल रूपी पग पैर को चूमना चाहती हैं। इस प्रकार से आपको बता देना है, मतलब लिख देना है। अब देखिए आपका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ग है,
राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डाल देने के लिए कहती हैं। तो जो राधा खिन्ना राधिका हैं उनका नाम है। तो राधा जो है वे मुरझाए हुए पुष्प को श्री कृष्ण के चरण अर्थात कमल के समान जो चरण पग है उसमें डाल देने के लिए कहती है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब देखिए प्रश्न नंबर घ है, मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे की गई है। तो मुरझाए हुए जो पुष्प है, फूल है, पुष्प है, उसकी उपमा जो राधा है, राधिका है, उनसे की गई है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर अंग है, श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों को कौन चूमना चाहता है, कौन चाहती है। तो आप लोग जानते हैं कि वे आपकी जो राधिका राधा है वे चूमना चाहती हैं श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों को। राधिका अर्थात राधा चूमनी चाहती हैं। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब देखिए इसके आगे आपका पांचवा प्रश्न शुरू हो जाता है। तो देखिए पांचवा प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यानी किसी एक लेखक का आपको क्या करना है, साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी एक प्रमुख रचना जो हो उसको आपको लिख देना है। तो देखिए आपको 5 अंक यहाँ से मिलेंगे। और पहला देखिए लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा है हरिशंकर प्रसाद, तीसरा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो देखिए जो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं वे उनके एक प्रमुख रचना है राष्ट्र का स्वरूप, एक प्रकार से आप इसको ही लिख सकते हैं, या पृथ्वी पुत्र भी है आप इसको भी लिख सकते हैं। और हरिशंकर प्रसाई का है निंदा रस, और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का भी है प्रसिद्ध रावण नरसिंह। और तो इस प्रकार से देखिए ये जो है आपको लिखना है साहित्यिक परिचय। और हालांकि मैं पहले ही अपने चैनल शशांक न्यू क्लासेस में इन तीनों का ही साहित्यिक परिचय पढ़ा रखे हैं, जाके आप वहाँ सर्च करके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। एकदम आसानी पूर्वक साहित्यिक परिचय पढ़ाया गया है। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है साहित्यिक परिचय। गद्य में ये है। अब इसके आगे देखिए आपका, इसके आगे देखिए प्रश्न नंबर ख है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, यानी नाम लिखिए, आपको लिखना होगा। और देखिए दोस्तों ये अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में आपको लिखना है। देखिए यहाँ ऊपर दिया गया है, देखिए यहाँ आपको यहाँ देखिए ऊपर दिए गए अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि 80 शब्द में आपको लिखना है। तो इसके आगे देखिए यहाँ, इसके आगे देखिए जो कवि का आपका साहित्यिक परिचय पूछा गया है। पहले कवि हैं आपका मैथिली शरण गुप्त, दूसरे हैं सुमित्रानंद पंत, तीसरे हैं महादेवी वर्मा जी। तो इन तीनों कवियों का भी मैं साहित्यिक परिचय पहले ही पढ़ा रखा हूं। आप जाके हमारे चैनल शशांक न्यू क्लासेस वहां आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब इसके आगे। तो देखिए और ये भी आपका 5 अंक में पूछा जाता है, ये भी आपका 5 अंक में पूछा जाता है। यहाँ से आपको 10 अंक मिलेंगे। तो चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं। तो इसके आगे देखिए प्रश्न नंबर यहाँ 6 है, बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए और अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में आपको लिखना है और आपको पूरे 5 अंक मिलेंगे। तो चलिए इसको भी मैं ऑलरेडी अपने YouTube चैनल शशांक न्यू क्लासेस पर पढ़ा रखा हूँ। आप जाके वहाँ आसानी पूर्वक पढ़ सकते हैं। एक बार सिर्फ आप मोबाइल पर सर्च कर सकते हैं शशांक न्यू क्लासेस, या बोल देंगे तो आ जाएगा। आप अच्छा पूर्वक वहाँ आसानी पूर्वक पढ़ सकते हैं। अथवा करके दिया रहेगा, अगर आपको ये नहीं आता तो आप पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिख सकते हैं। और ये भी अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में आपको लिखना है। और इसको भी मैं पढ़ा रखा हूँ अपने चैनल शशांक न्यू क्लासेस पर, तो आप जाके वहाँ पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट के जरिए आप आसानी पूर्वक वहाँ सभी कहानियों का आप बारीकी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 यहाँ दिया गया है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में, और यहाँ से भी आपको 5 अंक मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। और ये भी जो कहानी था ये भी 5 अंक का था। तो इस प्रकार से हो जाता है। तो स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर यानी खुद पढ़े हुए जो खंडकाव्य हैं उनके आधार पर आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में देना है। तो देखिए इसमें एक बात और रहता है
कि इसमें जैसे जनपद जनपद के हिसाब से रहता है, यानी इस जनपद में यह खंड काव्य पढ़ाया जाता है तो उस जनपद में वह दूसरा मतलब खंड काव्य पढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से जैसे जौनपुर जनपद में तो मुक्ति यज्ञ खंड काव्य पढ़ाया जाता है, तो इसी प्रकार से अनेक जनपद में अनेक खंड काव्य पढ़ाए जाते हैं। तो देख लेते हैं आपके जो स्वपठित खंड काव्य हैं वे कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका पूछा गया है, त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर राजश्री का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा करके दिया रहेगा। अगर आपको पहला प्रश्न नहीं आता तो आप दूसरा कर सकते हैं। त्यागपथी खंड काव्य के पंचम स्वर की कथा अपने शब्दों में लिखिए, इस प्रकार से प्रश्न दिए रहेंगे। और ये भी मैं अपने चैनल शशांक न्यू क्लासेस में पहले ही पढ़ा रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। इन सभी खंड काव्य जितना मैं आपको बता रहा हूँ सबका ही ऑलरेडी मैं पहले ही पढ़ा रखा हूँ। तो इसके आगे देखिए आपसे प्रश्न नंबर ख पूछा गया है, सत्य की जीत खंड काव्य का कथानक अपने शब्दों में लिखिए, अथवा करके दिया रहेगा। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता पहला तो आप दूसरा कर सकते हैं, सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर दुर्योधन का चरित्र चित्रण लिखिए, यानी दुर्योधन कैसे थे उनके चरित्र चित्रण आपको लिखना है। अब देखिए मैं इन सभी को अपने चैनल शशांक न्यू क्लासेस में पहले ही पढ़ा रखे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसके आगे प्रश्न नंबर ग है, रसमृति खंड काव्य का कथानक लिखिए, अथवा करके दिया रहेगा। अगर आपको पहला प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप दूसरा कर सकते हैं, रसमृति के नायक कर्ण का चरित्र चित्रण लिखिए। और इसके आगे देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर घ है, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा करके दिया रहेगा। आप पहला प्रश्न नहीं कर सकते तो आप दूसरा कर सकते हैं, आ रहा है आपको तो मुक्ति यज्ञ की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, छोटे में लिखिए। और इसके आगे देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर अंग है, आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक कथानक पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं अथवा करके। अगर आपको पहला नहीं आ रहा है तो आप दूसरा कर सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है, श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण लिखिए, अथवा करके दिया रहेगा। अगर आपको पहला नहीं आ रहा है तो आप दूसरा कर सकते हैं, श्रवण कुमार खंड काव्य का कथानक संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए, यानी छोटे में लिखिए। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाता है स्वपठित खंड काव्य, और इन सभी को मैं ऑलरेडी पहले ही पढ़ा रखे हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं वहां से शशांक न्यू क्लासेस चैनल से। तो चलिए ये हो गया आपका हिंदी, ये आपका खंड क से 50 प्रश्न रहे। अब यहाँ से आपका खंड ख से स्टार्टिंग हो जाता है पूछना। तो देखिए यहाँ से आपका शुरू होता है खंड क, और यहाँ से आपका सबसे पहले यहाँ से आपको संस्कृत गद्यांश आपसे पूछा जाता है यहाँ से, और वो भी आपके 7 अंक होंगे, मतलब 7 अंक में पूछे जाते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर क, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इस प्रकार से दिया रहेगा आपका प्रश्न, और देखिए इसके नीचे गद्यांश आपका दिया गया है, और आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ इस गद्यांश का आपको अनुवाद कर देना है, आपको 7 अंक मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अनुवाद करना क्या है, कैसे है। तो चलिए मैं अनुवाद करके आपको बताता हूं। तो देखिए, ततः इसके बाद कदाचित कभी द्वारपाल आगत, द्वारपाल ने आकर महाराजम भोजम प्राह, महाराज भोज से प्राह मतलब कहा, बोला। क्या कहा? देव हे महाराज देव, कौपीन अवशेषो, कौपीन प्लस अवशेष, इसको आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? कौपीन प्लस अवशेष, अर्थात जिसके शरीर पर कौपीन लंगोटी मात्र शेष है, ऐसा विद्वान द्वार मतलब दरवाजे पर वर्तते माने है, उपस्थित है, इति मतलब इस प्रकार कहा। किसने कहा? द्वारपाल ने कहा। किससे कहा? महाराज भोज से कहा। क्या कहा? हे देव, जिसके शरीर पर लंगोटी मात्र शेष है, ऐसा विद्वान द्वार अर्थात दरवाजे पर उपस्थित है। इस प्रकार से आपको अनुवाद कर देना है। अब इसके आगे देखिए, राजा प्रवेशाय इति प्राह, प्राह मतलब बोले, कहें। क्या कहें? प्रवेश कराओ, इति मतलब इस प्रकार कहें, प्रवेश कराओ। ततः
प्रविष्ट, ततः मतलब तब, प्रविष्ट मतलब प्रवेश कर चुके, सह मतलब वह, कवि मतलब कवि, भोजमालोक्य, भोज धन, भोज प्लस आलोक्य, संधि विच्छेद करेंगे तो होगा भोज प्लस आलोक। भोज मतलब महाराज भोज, आलोक्य मतलब देखकर, मतलब जो कवि है वह महाराज भोज को देखकर क्या कहा, अद्य मतलब आज, अपने मन ही मन कहा, अद्य मतलब आज, में मतलब मेरी, दरिद्र नाशो मतलब दरिद्रता नाश, दरिद्रता का नाश, भविष्यातीत मतलब होगा, आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा यानी गरीबी दूर होगा। मत्वा मतलब मानकर, तुष्टो मतलब संतुष्ट होकर, हर्षाश्रुणि मतलब हर्ष प्लस अश्रुणि, संधि विच्छेद करेंगे वो तो होगा हर्ष प्लस अश्रुणि, मतलब हर्ष मतलब खुशी आनंद, अश्रुणि मतलब आंसू, खुशी के आंसू बहाए। मुमुच का अर्थ होता है बहाए, किसने बहाया, उस कवि ने, जो कवि आया हुआ है उसने बहाया, किसको देखकर, महाराज भोज को देखकर कि आज मेरी गरीबी दूर होगी। इस प्रकार से उसने मानकर हर्ष के आंसू मुमुच मतलब बहाया। राजा तमालोक्य, तम धन आलोक्य, तम मतलब उसको, किसको, कवि को, आलोक्य मतलब देखकर, कौन, राजा भोज, राजा भोज उस कवि को देखकर, प्राह मतलब कहा, बोला, क्या बोला, एक कवि किम रोदिसी, कवि मतलब कवि, हे कवि किम रोदिसी, किम मतलब क्यों, रोदिसी मतलब रोते हो, इति मतलब इस प्रकार कहा, कौन कहा, महाराज भोज ने कहा कि हे कवि किम रोदिसी, क्यों रोते हो। तो इस प्रकार से आपको अनुवाद कर देना है। अब देखिए इसके आगे आपका दूसरा गद्यांश दिया गया है संस्कृत का, अथवा करके, अगर आपको पहला नहीं आ रहा है तो आप दूसरा भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपको करना कैसे है। तो इस प्रकार से आपको दिया रहेगा, वह आपका भोजस्य औदार्यम पाठ का था जो गद्यांश था, और यह संस्कृत भाषा में महत्तम पाठ से है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आपको कुछ इस प्रकार से कर देना है, संस्कृत साहित्यस्य मतलब संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य च, देखिए च मतलब और अन्य भास कवि, भारवी कवि, भवभूताद्यो मतलब और भवभूत कवि, और भवभूत कवि, महाकव्य स्वकीय अर्थात अपने महान महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा, अपने खुद के ग्रंथ रत्नों के द्वारा, अद्यापि मतलब आज भी, पाठका नाम हृदय मतलब पाठकों के हृदय में, विराजनते मतलब विराजित हैं, बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। और इसके आगे देखिए इयम भाषा यही भाषा, यह भाषा, अस्मा भी मतलब हमारे लिए, हम सब के लिए, देखिए हम सब के लिए, हम सबके लिए, मातृसम सम्मानीय माता के समान, सम्माननीय और वंदनीय मतलब वंदनीय हैं, क्यों वंदनीय हैं। च यतो क्योंकि, यतो मतलब क्योंकि, भारत मातु भारत माता की, स्वतंत्रता गौरवम स्वतंत्रता और गौरव, अखंडत्व मतलब अखंडता अखंडता, संस्कृतामेकत्व और संस्कृत की एकता, संस्कृत एकता, संस्कृतनैव संस्कृत के द्वारा ही, संस्कृतनैव मतलब संस्कृत के द्वारा ही, सुरक्षित शक्यन्ते सुरक्षित हो सकती है, सुरक्षित मानी जा सकती है। इयम संस्कृत भाषा यही संस्कृत भाषा, सर्वासु प्राचीनता यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सब श्रेष्ठाचस्ति, श्रेष्ठ प्राचीन, देखिए यही भाषा प्राचीन मतलब पुराना, श्रेष्ठा मतलब श्रेष्ठ, प्राचीन और श्रेष्ठ मतलब महान है। ततः इसलिए, ततः का अर्थ होगा इसलिए, सुष्ट उक्तम ठीक ही कहा गया है,
भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती। भाषासु अर्थात भाषाओं में, मुख्या मतलब प्रमुख है, मुख्य है, मधुरा अर्थात मीठा है, दिव्या मतलब अलौकिक है, गिरवाड़ भारती वह देववाड़ी अर्थात संस्कृत भाषा है। यानी ठीक ही कहा गया है, इति मतलब इस प्रकार ठीक ही कहा गया है कि भाषाओं में जो मुख्य है, मधुर है, दिव्य है, वह गिरवाड़ भारती अर्थात देववाड़ी संस्कृत भाषा है। तो इस प्रकार से आपको दूसरे संस्कृत गद्यांश का आपको अनुवाद कर देना है। आपको 7 अंक पूरे मिल जाएंगे। तो चलिए ये हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसके आगे आपसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर ख है इसके आगे, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। और यहाँ भी आपको पूरे 7 अंक मिलेंगे। तो जिस प्रकार से आपने गद्यांश का संदर्भ मतलब जिस प्रकार से आपने गद्यांश संस्कृत गद्यांश का आपने अनुवाद किया, उसी प्रकार से आपको हिंदी नहीं संस्कृत पद्यांश का भी आपको मतलब अनुवाद कर देना है। तो चलिए देखते हैं। पहला पद्यांश दिया गया है आपका उलूक जातकम पाठ से। न मतलब नहीं, में माने मुझे, रोचते माने प्रिय है, भद्र मतलब हे भद्र लोग, हे भद्र कल्याणकारी लोग, आप सबका मुझे इस प्रकार उल्लू का विसेचनम यानी उल्लू का राज तिलक करना, राजा बनाना मुझे प्रिय नहीं है, हे भद्र कल्याणकारी लोग, उल्लू का राजा बनाना मुझे प्रिय नहीं है। कौन कह रहा है? कौवा। कौवा कह रहा है कि हे भद्र लोग, हे कल्याणकारी लोग, आप सबका इस प्रकार उल्लू का राजा बनाना मुझे प्रिय नहीं है। क्यों नहीं प्रिय है? आगे लाइन में देखिए तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए अगला लाइन है, पूछा गया है, दिया गया है अक्रुधस्य मुखम, यानी अक्रुधस्य क्रोध नहीं कर रहे हैं, अ माने नहीं, क्रुधस्य मतलब क्रोध नहीं कर रहे हैं, तब उनके मुख मतलब मुंह को देखिए, पश्च मतलब पहले, क्रोध नहीं कर रहे हैं उससे पहले देखिए, कथम क्रुधो भविष्यति, अगर वे क्रोध करेंगे तो कितना भयानक लगेंगे। यानी आप लोग देखते ही होंगे उल्लू को, आप देखते ही होंगे कितना वह भयानक डरावना लगता है। वह क्रोध नहीं करता, तब अगर वह क्रोध करने लगेगा तो कितना भयानक लगेगा। तो इसी प्रकार से आपको अनुवाद कर देना है। इसमें आपको 7 अंक मिल जाएंगे। अथवा करके दिया रहेगा। अगर आपको पहला पद्यांश हिंदी मतलब संस्कृत पद्यांश नहीं आता तो आप दूसरा भी कर सकते हैं। तो देखिए दूसरा दिया गया है, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जय तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। तो ये आपका सुभाषित रत्नान पाठ से दिया गया है। और सुभाषित रत्नान पाठ जो है उससे हर एक जो श्लोक है वह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। तो देखिए सबसे पहले इसका जो अर्थ होगा, परोक्ष मतलब पीठ पीछे यानी आपके पीछे, कार्य हंतारम कार्य मतलब काम को, हंतारम मतलब मारता है, बिगाड़ता है, नुकसान पहुंचाता है, और प्रत्यक्ष मतलब आपके सामने आने पर, प्रत्यक्ष मतलब आपके सामने, सामने प्रत्यक्ष का अर्थ होता है सामने आने पर, प्रियवादिनम प्रिय मतलब प्यारा, वादिनम मतलब मुख वाला या बोलने वाला, मतलब आपके सामने आने पर वह अच्छा दिखावा करता है, अच्छा बोलता है, अच्छा मुख वाला हो जाता है। वर्जयत वर्जयत मतलब त्याग देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। तादृशम मित्रम तादृशम मतलब ऐसे मित्र, ऐसे दोस्त को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कैसे? विषकुंभम पयमुखम, एक ऐसा कुंभ मतलब घड़ा हो जो पूरी तरह से विष से भरा हो। किससे? विष से, जहर से भरा हो, और उसके मुख, मुखम मतलब मुख पर, पय मतलब अमृत लगा हो। ठीक उसी प्रकार से ये मित्र होते हैं जो आपके पीछे, पीठ पीछे आपके कार्य को नुकसान पहुंचाते हैं और आपके सामने आने पर अच्छा दिखावा करते हैं, अच्छा मुख वाले हो जाते हैं, अच्छा बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपको इन मित्र को छोड़ देनी चाहिए। तो इसी प्रकार से आपको अनुवाद कर देना है, आपको 7 अंक मिल जाएंगे। अब देखिए इसके आगे जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर देखिए 8 है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए और आपको पूरे 2 अंक मिलेंगे। तो देखिए आपको करना क्या कैसे है। तो देखिए सबसे पहला आपका क्या मुहावरा पूछा गया है, आंख में धूल झोंकना तो धोखा देना। आंख में धूल झोंकना, आंख में धूल झोंकना तो धोखा देना। तो चलिए देखते हैं। अब आपको
तो देखिए आंख में धूल झोंकना, इसका अर्थ होगा धोखा देना। अगर आप सिर्फ अर्थ लिखेंगे तो आपको 1 अंक मिलेगा, लेकिन वाक्य प्रयोग कर देंगे तो वो भी आपको 1 अंक मिल जाएगा। इस प्रकार से 2 अंक हो जाते हैं। तो देखिए आंख में धूल झोंकना, धोखा देना, और इसका जो वाक्य प्रयोग हो जाएगा वह आपका होगा अनेक व्यापारी खाद्य सामग्री में मिलावट करके ग्राहकों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग आपको कर देना है। वाक्य प्रयोग आपको करना है अनेक व्यापारी खाद्य सामग्री में मिलावट करके ग्राहकों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको कर देना है। अब देखिए अगला जो आपसे पूछा गया है दूसरा, देखिए ख है आपका दूसरा प्रश्न। ख मुहावरा है ईद का चांद होना, यानी बहुत दिन बाद दिखाई देना। ईद का चांद होना कहते हैं ना, आप ईद के चांद हो गए हैं, यानी बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है बहुत दिन बाद दिखाई देना, इसका अर्थ हो जाएगा। और वाक्य प्रयोग आपको कुछ इस प्रकार से कर देना है भाई विपिन, आपको वाक्य प्रयोग करना है भाई विपिन जब से तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हो ईद का चांद हो गए हो। इस प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग कर देना है भाई विपिन जब से तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए हो ईद का चांद हो गए हो। इस प्रकार से आपको कर देना है। अब देखिए अगला जो आपका मुहावरा है, मुहावरा नंबर ग है छक्के छुड़ाना। तो इसका अर्थ होगा पराजित करना, मतलब हरा देना। छक्के छुड़ाना यानी पराजित कर देना। वाक्य प्रयोग आपको कर देना है भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। और आप लोग जानते ही हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम ने कितनी बार पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए हैं, आप लोग जानते ही होंगे। और देखिए अब अगला है छक्के छुड़ाना पराजित करना अर्थ हो गया। और इसका जो वाक्य प्रयोग मैंने आपको बताया कि भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, यह वाक्य प्रयोग है। और देखिए अगला है गागर में सागर भरना। तो थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना, थोड़े शब्दों में अधिक कह देना, यह अर्थ है। गागर में सागर भरना का यह अर्थ है। और इसका वाक्य प्रयोग होगा कविवर बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया। तो यह वाक्य प्रयोग है। तो इस प्रकार से आपको कर देना है। अब देखिए हम इसके आगे देखते हैं। तो देखिए इसके आगे आपका है प्रश्न नंबर 9। और प्रश्न नंबर 9 है आपका अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी अपठित गद्यांश दिए रहेगा और आपको क्या करना है उस पर आधारित जो प्रश्न रहेंगे उनका आपको उत्तर देना है अपठित गद्यांश का। तो देखिए जो अपठित गद्यांश रहता है यह मतलब बाहर से दिया रहता है, इसको आप पढ़ नहीं पाएंगे, मतलब ये बुक में नहीं दिया रहता। तो आपको मतलब इसको पढ़ना है गद्यांश, पढ़ने के बाद इस पर आधारित जो प्रश्न है उसका आपको उत्तर देना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए इसके आगे देखिए किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी के चरित्र और संकल्प पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से आपको गद्यांश पढ़ लेना है। अब इसके नीचे हम देखते हैं इसका प्रश्न। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है राष्ट्र का भविष्य किस पर निर्भर करता है। तो देखिए राष्ट्र का भविष्य किस पर निर्भर करता है, तो इसी में इसका प्रश्न दिया गया। आपको पहले मतलब गद्यांश पढ़ लेना है। इस प्रश्न का उत्तर इसी गद्यांश में दिया गया है। तो देखिए राष्ट्र किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी के चरित्र और संकल्प पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से आपको किस राष्ट्र का भविष्य किस पर निर्भर करता है, तो राष्ट्र यहाँ से आपको लिख देना है राष्ट्र का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी और चरित्र और संकल्प पर निर्भर करता है। तो राष्ट्र का भविष्य से लेके और निर्भर करता है, यहाँ तक आप लिख देंगे तो आपका हो जाएगा प्रश्न ख का उत्तर। अब देखिए इसके आगे जो पूछा गया है, इसके आगे आपका देखिए दूसरा है प्रश्न नंबर ख है, पूछा गया है लेखक के अनुसार युवाओं में ज्ञान के साथ साथ और क्या होना चाहिए। तो देखिए आपको उत्तर इसी में दिया गया, आपको सबसे पहले पढ़ लेना है। तो देखिए आज के युग में युवाओं को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनमें संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना भी होनी चाहिए। तो आज के युग से लेके और भावना
भी होनी चाहिए। यहाँ तक आप लिख देंगे तो आपका प्रश्न नंबर ख का उत्तर हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए जो आपसे प्रश्न पूछा गया है तो वह आपका है प्रश्न नंबर ग। पूछा गया है राष्ट्र उन्नति मतलब उत्थान प्रगति के शिखर ऊंचाई पर कब पहुंचता है। तो देखिए इसी में इसका उत्तर दिया गया है। देखिए मैं बता रहा हूं, तो देखिए यहां से आपको लिखना है, यदि युवा वर्ग अनुशासित परिश्रमी और राष्ट्रभक्त है तो वह राष्ट्र उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। यानी आपको यदि युवा वर्ग से लेके शिखर तक पहुंच जाती है, यहां तक लिख देंगे तो आपका प्रश्न नंबर ग का उत्तर हो जाएगा। तो देखिए यही है, यदि युवा वर्ग अनुशासित है, परिश्रमी अर्थात मेहनती है और राष्ट्रभक्त है तो वह देश उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर दे देना है। अब देखिए इसके आगे अथवा करके दिया गया है। आपको पहला अपठित गद्यांश नहीं आता तो आप दूसरा भी कर सकते हैं और ये पूरे 5 अंक में पूछा जाता है। यानी यह आपका पूरा 5 अंक में पूछा जाता है। तो देखिए दूसरा जो आपसे अपठित गद्यांश पूछा गया हुआ है आपका इस प्रकार से गद्यांश दिया रहेगा और आपको इस पर आधारित जो प्रश्न रहेंगे उसी प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रश्न पूछा किया गया है आपसे। तो देखिए पहला प्रश्न है, देश की आत्मा किसे कहा गया है। तो देखिए कला और संस्कृति किसी भी देश की आत्मा होती है। तो देखिए आपको कहाँ से कला से लेके होती है तक आप लिख देंगे तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यानी कला और संस्कृति किसी भी देश की आत्मा होती है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर ख है, वर्तमान यांत्रिक युग में कलाओं का क्या महत्व है। तो वर्तमान युग में मतलब आज के यांत्रिक युग में जहां मनुष्य मशीन बनाता जा रहा है, कलाएं ही मानवीय संवेदनाओं से जोड़कर रखती हैं। लोक कलाओं और हस्तशिल्प का संरक्षण केवल परंपरा को जीवित रखना नहीं है बल्कि यह लाखों कारीगरों की आजीविका का साधन भी है। तो इसी प्रकार से आपको देखिए आपको क्या करना है, आपको देखिए आज के यांत्रिक युग से लेकर और आजीविका का साधन भी है। यानी यहाँ से आपको यहाँ से लेके देखिए यहाँ से लेके इस पूरे लाइन से लेके यहाँ तक आपको लिख देना है। यानी आज के यांत्रिक युग से लेके आजीविका का साधन भी है, यहाँ तक आप लिख देंगे तो आपका ख का मतलब दूसरे प्रश्न ख का उत्तर आपका हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे जो आपसे पूछा गया है प्रश्न वह आपका है प्रश्न नंबर ग है, आजीविका और विरासत शब्दों का अर्थ लिखिए। तो आपको सीधे से लिख देना है, आजीविका का अर्थ होता है मतलब जैसे नौकरी आप कर रहे हैं तो उसी को आजीविका बोला जाता है। और विरासत का अर्थ होता है पूर्वजों से मिला हुआ विरासत। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। आपका मतलब इसी प्रकार से आपको सटीक अर्थ में लिख देना है। आपको मतलब 2 अंक पूरे मिल जाएंगे और ये भी आपका 5 अंक में पूछा जाता है अपठित गद्यांश। तो इस प्रकार से आपका अपठित गद्यांश हो जाता है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसके आगे यहाँ से आपका व्याकरण पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 का क्या है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। यानी आपको जो शब्द युग्म दिया गया है आपको उसमें में से जो सही अर्थ है उसको आपको चुनकर लिखना है। 2 शब्द युग्म दिए रहेंगे, पहला आपका यहाँ है और दूसरा आपका यहाँ है। तो देखिए पहला आपसे पूछा गया है अनिष्ट। देखिए यहाँ अनिष्ट और अनिष्ट का अर्थ लिखिए, इस प्रकार से पूछा गया है। तो आपके 4 विकल्प दिए रहेंगे, आपको सही विकल्प चयन करके आपको लिखना होगा। तो देखिए अनिष्ट का अर्थ होता है बुरा और अनिष्ट का अर्थ होता है निष्ठा रहित। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो ये हो गया आपका पहला शब्द युग्म। अब देखिए आपसे जो दूसरा शब्द युग्म पूछा गया है, तो देखिए दूसरा शब्द युग्म है मात्र का अर्थ होता है केवल, कहते हैं ना मात्र, केवल चाहिए एक मात्र। और मातृ का अर्थ होता है माता, जिसे माता बोला जाता है, माँ, अम्बा। तो
तो इस प्रकार से आपका दूसरा शब्द युग्म हो जाता है। अब देखिए इसके आगे जो आपसे पूछा गया है, इसी में मतलब प्रश्न नंबर 10 में ही जो आपका प्रश्न नंबर ख पूछा गया है, प्रश्न नंबर ख है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए और आपको पूरे 2 अंक मिलेंगे। तो देखिए एक शब्द दिया रहेगा और उसका आपको 2 अर्थ लिखना होगा। तो देखिए पहला है क में आपसे पूछा गया अली। अली का अर्थ होता है भौरा। अली का अर्थ होता है भौरा। और अली का अर्थ होता है सखी। अल क्या अर्थ होता है सखी भी। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है पहला प्रश्न क का। और दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है तात। तात का अर्थ होता है, देखिए तात का अर्थ होता है पिता। तात का अर्थ होता है पिता और भाई। तात का अर्थ होता है भाई। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, दूसरे प्रश्न ख का उत्तर हो जाएगा। और तीसरा आपसे पूछा गया है, तीसरा आपसे पूछा गया है ग सुरभ। सुरभ का अर्थ होता है सवेरा। सवेरा, सुरभ का अर्थ होता है सवेरा और सुरभ का अर्थ होता है गाय। तो इस प्रकार से आपको 2 ही लिखना है, आपको याद रखना है। और फिर इसके आगे देखिए आपसे चौथा घ पूछा गया है मधु। मधु का अर्थ होता है, देखिए मधु का अर्थ होता है शराब। शराब भी होता है और मधु का अर्थ होता है, मधु का अर्थ अमृत भी होता है। आप अमृत भी लिख सकते हैं और शहद भी इसका अर्थ होता है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है शब्द युग्म, मतलब शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ आपको लिखना है, तो उसी में आपको लिख देना है। तो ये हो जाता है आपका। अब इसके आगे देखिए प्रश्न नंबर ख आपके पूछा गया है। जो प्रश्न नंबर 10 का मतलब 10 में ही आपका ग पूछा गया है, प्रश्न नंबर ग पूछा गया है। देखिए निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। और इसमें भी आपसे 2 पूछा रहेगा, आपसे 2 शब्द चयन करना होगा। वाक्यांश के लिए 2 शब्द आपको लिखना होगा। पहला ये हो गया, पहला प्रश्न, और दूसरा प्रश्न ये हो गया। तो आपसे पूछा गया है जो कम बोलता हो एक शब्द बनाइए, तो आपका होगा मितभाषी। जो कम बोलता हो मितभाषी। और जिसके आने की कोई तिथि न हो, तारीख न हो, उसे बोला जाता है अतिथि। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। और इसके आगे देखिए, तो जो कम बोलता हो वह मितभाषी हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए पूछा गया है, दूसरा प्रश्न है जो कभी न बूढ़ा हो। जो कभी बूढ़ा न हो तो उसे क्या बोलेंगे, अजर। जो कभी बूढ़ा न हो अजर। और जो कभी न मरे अमर। और जिसकी अंत न हो अनंत। और जिसकी उपमा न की जा सके उसे अनुपम बोला जाता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब देखिए इसके आगे आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 10 में ही आपका प्रश्न नंबर ग पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए और आपको पूरे 2 अंक मिलेंगे। तो ये सब व्याकरण है, हिंदी व्याकरण है, आपको याद रखना है। तो देखिए पूछा गया है, पहला प्रश्न है मैं अनेकों बार दिल्ली जा चुका हूं। तो देखिए इसको शुद्ध करेंगे तो क्या होगा, अनेकों की जगह आप कर देंगे मैं अनेक बार दिल्ली जा चुका हूं, बस शुद्ध हो जाएगा। अब देखिए दूसरा पूछा गया है सीता ने पुस्तक लिखा। तो दोस्तों सीता एक स्त्रीलिंग है, इसलिए सीता पुस्तक लिखी। इस प्रकार से आप लिखा की जगह लिखी कर देंगे तो ये शुद्ध हो जाएगा। अब देखिए तीसरा आपसे पूछा गया है गमला मेज में रखा है। तो दोस्तों गमला मेज पर रखा है, में नहीं, यहाँ पर लगा देंगे तो शुद्ध हो जाएगा। अब देखिए आपसे चौथा प्रश्न पूछा गया है एक फूलों की माला ले आइए। तो फूलों की एक माला लाइए आप लिख देंगे तो शुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका शुद्ध अशुद्ध 2 अंक में पूछा जाता है। तो ये हो गया। अब देखिए इसके आगे आपका आता है प्रश्न नंबर 11। और प्रश्न नंबर 11 में आपसे प्रश्न नंबर 11 का पूछा गया है, करुण रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण लिखिए और आपको पूरे 2 अंक मिलेंगे। तो ऑलरेडी मैं पहले ही करुण रस वीर रस जो है इसको मैं पढ़ा रखा हूँ अपने चैनल शशांक न्यू क्लासेस पर, आप जाके वहाँ पढ़ सकते हैं। तो देखिए करुण रस का जो स्थायी भाव होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है और परिभाषा मैं पढ़ा रखा हूँ, आप जाके वहाँ पढ़ सकते हैं आसानी पूर्वक। तो इस प्रकार से और परिभाषा उस प्रकार से जैसे करोड़ का होता है तो वह कुछ इस प्रकार से हो जाएगा,
प्रिय वस्तु के नाश या अनिष्ट से हृदय में उत्पन्न क्षोभ भी करुण रस कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको परिभाषा लिख देना है। और वीर रस का जो परिभाषा होता है वो आपका होता है शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने, दीनों की दुर्दशा देख उनका उद्धार करने, धर्म का उद्धार करने आदि में जो उत्साह कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त करता है वीर रस कहलाता है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब देखिए आपसे जो अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर ख है, 11वां का ख है, वह आपका पूछा गया है अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए और आपको पूरे 2 अंक मिल जाएंगे। तो इसको भी मैं ऑलरेडी अपने चैनल शशांक न्यू क्लासेस में पढ़ा रखा हूँ, आप जाके वहां पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न हो जाता है। अब देखिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 11वां का ग पूछा गया है प्रश्न, चौपाई अथवा दोहा छंद का परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए और इसमें भी आपको पूरे 2 अंक मिलेंगे। आप मतलब परिभाषा लिखेंगे तो उससे आपको 1 अंक मिलेगा और आप उदाहरण लिखेंगे तो उससे 1 अंक मिलेगा। इस प्रकार से आपको 2 अंक मिल जाते हैं। तो इसको भी मैं अपने चैनल शशांक न्यू क्लासेस पर पढ़ा रखा हूँ, आप जाके वहां पढ़ सकते हैं। तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसके आगे प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12, बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में पत्र लिखिए और पूरे आपको 6 अंक मिलेंगे। कितना? 6 अंक आपको मिलेंगे। मतलब बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में आपको एक पत्र लिखना है और अथवा करके दिया रहेगा। अगर आपको पहला मतलब पत्र नहीं आता तो आप दूसरा पत्र कर सकते हैं और इन दोनों पत्र को ही ऑलरेडी मैं पहले ही अपने चैनल शशांक न्यू क्लासेस पर पढ़ा रखा हूं, आप जाके वहां पढ़ सकते हैं। तो देखिए दूसरा जो आपसे पत्र पूछा गया हुआ है आपका, अपने मोहल्ले की सड़कों, नालियों आदि की गंदगी को दूर करने के लिए उपयुक्त अधिकारी को पत्र लिखिए। तो इस प्रकार से मतलब जो पत्र है पूछा गया है आपसे। तो अगर आपको पहला पत्र नहीं आ रहा है तो आप दूसरा पत्र कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसके आगे आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। यानी अपने भाषा शैली में आपको क्या करना है? निबंध लिखना है और इसमें भी आपको पूरे 9 अंक मिलेंगे। तो देखिए कितने अंक? 9 अंक मिलेंगे। तो देखिए पहला आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर क्या पूछा गया है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पर निबंध लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पर आपको निबंध लिखना है अपने भाषा शैली में। तो इसको भी ऑलरेडी मैं अपने चैनल शशांक न्यू क्लासेस पर पढ़ा रखा हूं, आप जाके वहां पढ़ सकते हैं। और दूसरा है प्रश्न नंबर ख है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है। यानी विद्यार्थी के जीवन में अनुशासित होना, अनुशासन का क्या महत्व है, आपको इस प्रकार से इस पर भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको पहला नहीं आ रहा है तो आप दूसरा कर सकते हैं। न तीसरा दिया गया है बेरोजगारी की समस्या। देखिए यहाँ किसी नहीं रहेगा, मिस्टेक हो गया है, यहाँ बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान पर निबंध आपको लिखना है। अगर आपको ये दोनों नहीं आ रहा है तो आप तीसरा कर सकते हैं और इसको भी ऑलरेडी मैं अपने चैनल शशांक न्यू क्लासेस पर पढ़ा रखा हूँ, आप जाके वहां पढ़ सकते हैं। तो देखिए अगर आपको यह तीसरा भी नहीं आता तो आप चौथा कर सकते हैं, भारतीय समाज में नारी का महत्व। यानी भारतीय समाज में नारी स्त्री का क्या महत्व है, आप इस पर निबंध लिख सकते हैं अपनी भाषा शैली में। अगर ये आपको चौथा भी नहीं आता, घ भी नहीं आता, मतलब प्रश्न नंबर घ भी नहीं आता, तो आप प्रश्न नंबर अंग कर सकते हैं, मेरे प्रिय कवि तुलसीदास पर निबंध। आप इस पर भी लिख सकते हैं निबंध। अगर आप इन चारों में से कोई नहीं आता तो आप इस पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से 5 आपको निबंध दिया रहेगा, आपको 5 में से किसी एक पर आपको लिखना होगा अपने भाषा शैली पर। तो इस प्रकार से प्रश्न दिए रहते हैं आपके पेपर में और आपको इसी प्रकार से मतलब लिखना होता है। तो दोस्तों ये रहे आपके सामान्य हिंदी का एक वायरल बोर्ड पेपर। तो ये रहा आपका एक सामान्य हिंदी का वायरल बोर्ड पेपर। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं, अगर जितना मैं आपको बताया अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 90+, देखिए 90+ अंक कहीं नहीं गया है, आपका कोई काट नहीं सकता, आपको 90+ अंक मिलकर ही रहेगा।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। तो मिलता हूँ ऐसी ही मजेदार और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।